नमस्कार। मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 27 मई 2020 के दिन का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में देख लीजिए, द हिंदू से हमने आर्टिकल्स उठाए हैं, जिसमें से हम लोग दो न्यूज़ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एडिटोरियल और दो लीड आर्टिकल अलॉन्ग विथ वन डेटा पॉइंट्स। और लास्ट में द हिंदू के हेडलाइंस लिखे हुए हैं, यानी कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर आप दूसरे कौन कौन से न्यूज़ पढ़ सकते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पेज नंबर 1 से हमने लिया है द हिंदू के, जो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में करंट अफेयर्स के अंदर आएगा और मेंस के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में। यहाँ पर टाइटल है पीएम ने रिव्यू किया है एलएसी को एनएसए, सीडीएस और 3 सर्विसेज चीफ के साथ। तो व्हाट इज न्यूज़? तो नरेंद्र मोदी ने कल करंट सिचुएशन को रिव्यू किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, एलएसी के ऊपर, और जो ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ उस पर भी एक रिव्यू किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ और 3 सर्विस चीफ के साथ, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्सेस के साथ, उनके चीफ के साथ एक रिव्यू किया है मौजूदा हालात को। की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो कई सारे राउंड ऑफ टॉक्स हुए ग्राउंड लेवल के ऊपर, डिवीज़न कमांडर्स के लेवल पर, लेकिन वो फेल हो गए हैं रिजोल्यूशन लाने के लिए। अर्लियर क्या हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने मीटिंग के अंदर रिव्यू किया जो ऑनगोइंग मिलिट्री रिफॉर्म्स है उसको सीडीएस के साथ और 3 सर्विसेज चीफ के साथ और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ, मिनिस्ट्रीज के, और उसके साथ साथ डिस्कस भी किया जो मौजूदा हालात है एलएसी का उसका। जो मीटिंग है वो पर्टिकुलरली रिव्यू कर रहा था रिकमेंडेशन का, शेखावत कर कमेटी के रिकमेंडेशंस का, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी मीटिंग हो रही थी। लेकिन जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ है वो भी डिस्कस हुआ, बट कोई उसका स्पेसिफिक बार अभी आया नहीं है उसके डिस्कशन का कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कंटिन्यूसली डेनी कर रही है उस रिपोर्ट को कि फॉरेन सेक्रेटरी के पास जो हर्ष श्रृंगला है, उनके पास एक मीटिंग के लिए प्रस्ताव आया था चाइना की ओर से, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोल रही है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया था। तो इस दौरान लगातार सिर्फ एमईए एक ही स्टेटमेंट दे रहा है कि जो टेंशन है एलएसी के ऊपर उसके चलते कि चाइनीज ट्रूप्स जो है वो इंडिया का जो नॉर्मल पेट्रोलिंग वहाँ पे पैटर्न चल रहा है उसको हिंडर्ड कर रहे हैं चाइनीज के ट्रूप्स, और जो चाइनीज के एक्विजिशन है उसको भी डिनाइड कर रहा है कि इंडियन ट्रूप्स को उन्होंने डिटेन किया, तो वो उसको भी खारिज कर रहा है हमारा मंत्रालय। बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो 3 सेपरेट सेट ऑफ रिमार्क के ऊपर पिछले हफ्ते चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीज ने 3 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। पहला कि ये कि इंडिया के जो ट्रूप्स है वो एलएसी को क्रॉस कर रहे हैं लद्दाख और सिक्किम के ऊपर और इन्फ्रिंजमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं बॉर्डर कंट्रोल की एक्चुअल स्टेटस को चेंज करने के लिए। तो ये 3 स्टेटमेंट चाइना ने बोला, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन के अंदर दे दूंगा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये भी बोला था कि हम लोग एक एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं और ये ऑलरेडी मौजूद है कि इस इश्यू को सॉल्व कर सके शांति से बैठकर बिटवीन दोनों मिलिट्री कमांडर्स के साथ और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए। लेकिन सोर्स है यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो एक्चुअल कंडीशन है ग्राउंड के ऊपर, सिचुएशन जो है वो काफ़ी सीरियस है, जिस हिसाब से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म की यहाँ पर बात हो रही है उसके देखकर। ट्रूप्स के अगेंस्ट पर 3 जगह पर 3 पॉइंट्स पर फेस ऑफ यहाँ पर फेस हो रहा है। एक तो है लद्दाख के अंदर और नकुला पास के अंदर सिक्किम में। लद्दाख में 3 पॉइंट्स है और सिक्किम के अंदर नकुला पास है। इसका भी हमने प्रीवियस ये सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया था। और लगातार जो नंबर ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं एलएसी के ऊपर उन एरिया के अंदर जहाँ पर इंडिया पेट्रोल कर रहा था, इंक्लूडिंग गलवाल, रिवर्स वैली, और चाइनीज़ ट्रूप्स जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं इंडिया का पेट्रोलिंग कुछ फिंगर एरिया के अंदर, पेंगोंग सो लेक के अंदर जो लद्दाख के अंदर है। करंट इश्यू क्या है, करंट अभी कंडीशंस क्या चल रही है मौजूदा, वो देख लेते हैं। तो डिफेंस सोर्स से जो डिनाइड कर रही है उस रिपोर्ट को, जो बता रही थी कि जो चाइनीज़ के ट्रूप्स है वो अपने एरियाज़ को या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रही है एलएसी के पास उत्तराखंड के अंदर,
जिसको मिडल सेक्टर ऑफ LAC भी बोला जाता है। और ये पर्टिकुलरली एरिया है जोशीमठ हरसिल का एरिया, जहाँ पर इंडियन ट्रूप्स जो है वो अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पोजीशन फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सोर्स ने बोला कि वहाँ पर रूटीन लोकल मूवमेंट्स हो रहे हैं और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसी है उन्होंने भी इस रिपोर्ट को डिनाइड किया है, जो कि बता रहा था कि फ़्लाइट को अरेंज किया गया है सिटीजन्स को रिपैट्रिएट करने के लिए, इस टेंशन से लेकर जो LAC के ऊपर चल रहा है। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि फ़्लाइट अरेंज करके हम सिटीजन्स को वहाँ से निकाल दें, तो ऐसा चाइनीज़ एम्बेसी ने बोला है। और साथ ही साथ ये बताया कि जो ये एपेडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस को लेकर, तो चाइनीज साइड ने प्लान किया है कि कुछ टेम्पररी फ्लाइट को डिस्पैच करें इंडिया के अंदर और अपने स्टूडेंट्स और टूरिस्ट और बिजनेस इंस्पेक्टर्स जो है उनको वापस ले जाए लेकर चाइना को अंदर वापस ले जाया जाए इंडिया से निकाल कर। और कल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम, उसने एडिटोरियल पब्लिश किया है और कॉशन किया है इंडिया को अगेंस्ट द मिस रीडिंग द मूव, और बोला है कि चाइना का कोई इंटेंशन नहीं है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को एस्केलेट करने का, और जो अपने सिटीजन्स को मदद देने की प्रयत्न कर रहा है चाइना, तो उसको आप ओवर इंटरप्रिटेट ना करें, ऐसा कॉशन किया है इस एडिटोरियल के थ्रू इंडिया को। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं शेकतकर कमेटी के बारे में। तो ये कमेटी जो है वो फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने, फॉर्मर मिनिस्टर थे ये, उन्होंने बिठाई थी और इस रिपोर्ट ने अपनी सबमिट किया था, इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था दिसंबर 2016 के अंदर। ये जो कमेटी है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के ऊपर बनाई गई थी, उसके ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए बनाई थी। और इस रिपोर्ट को अभी गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है ऑनगोइंग डिफेंस रिफॉर्म्स को करने के लिए, और इसको कभी भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया था अब तक, बिकॉज ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को कवर करती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और इसका डिस्क्लोज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है। सरकार ने पिछले महीने इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के 3 रिकमेंडेशंस को अपनाया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर DB शेकतकर के चेयरमैनशिप के अंदर बनी थी। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 3 रिकमेंडेशन अपनाया गया। उसमें से एक था रोड कंस्ट्रक्शन को स्पीड अप करवाना, सोशो इकोनॉमिक डेवलप करना बॉर्डर एरियाज के अंदर। और जो अभी मैटर चल रहा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, तो सरकार ने एक रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का, कि आउटसोर्स करो रोड कंस्ट्रक्शन के काम का। जो BRO का ऑप्टिमल कैपेसिटी है उसके अलावा रोड बनाने का काम किसी और को भी दिया जाए। और कहा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि EPC मॉडल अपनाओ, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जिसका खर्चा 100 करोड़ से ज़्यादा हो। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को मिलाकर एक PPP प्रोजेक्ट बनाकर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस PPP प्रोजेक्ट का ही एक मॉडल होता है EPC, उसको अपनाने को बताया गया है। अदर रिकमेंडेशन देख लेते हैं कमेटी ने जो बताया था। कमेटी ने बोला कि मिलिट्री फार्म्स को क्लोजर करिए पीस रीजन के अंदर, और जो रिक्रूटमेंट है स्टैंडर्ड उसका, ड्राइवर्स इन द आर्मी, यानी कि जो आर्मी चलाने वाला है उसके रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स को क्लैरिफाई करिए और एनहांस करिए स्टाफ को। और साथ ही साथ कमेटी ने बोला कि आर्मी हेडक्वार्टर को रीऑर्गेनाइज करिए फिर से, और जो नंबर ऑफ ऑफिसर है आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर उसको 200 तक रिड्यूस कर लीजिए, मौजूदा जो नंबर है उससे। बेसिक्स की बात करते हैं, BRO की बात करते हैं। तो BRO जो है वो डेवलप करता है और मेंटेन करता है रोड नेटवर्क्स को इंडिया के बॉर्डर एरिया के अंदर, और उसके फ्रेंडली नेबर्स जो कंट्रीज़ है उस पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर रोड बनाने का काम करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। तो ये क्या करता है, रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, टनल्स, कॉजवेज, हेलीपैड्स, एयरफील्ड बॉर्डर एरिया के अंदर। जो ऑफिसर है बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और जो पर्सनल है जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के, वो एक पेरेंट कैडर फॉर्म करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर।
और इसके अंदर स्टाफ होंगे कई सारे ऑफिसर्स के और ट्रूप्स के, जो इंडियन आर्मी कॉर्प्स से लिया जाता है, वहाँ के इंजीनियर से लिया जाता है एक्स्ट्रा रेजिडेंटल एम्प्लॉयमेंट के जरिए। BRO ऑपरेट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है 32,885 किलोमीटर के रोड्स को और अबाउट 12,200 मीटर के परमानेंट ब्रिजेस को हमारे देश के अंदर, बॉर्डर एरियाज के अंदर। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया चाइना बॉर्डर के जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस पर। शेकतकर कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है और BRO के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस के अंदर इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के बारे में पूछा जा सकता है। जो रिसेंट इंसिडेंट्स हो रही है उनका आप क्रोनोलॉजी बना लीजिए और वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं माहौल शांत करने के लिए, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ता है, पेज नंबर 1 से है। WHO के बारे में बात कर रहा है हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर, उसकी टेस्टिंग को लेकर और ट्रायल को लेकर। प्रीलिम्स में साइंस में कवर होता है, मेंस के अंदर GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यूज़ में क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर WHO के जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, वो बोल रहे हैं कि मौजूदा जो मॉरेटोरियम रखा है, यानी कि रोक लगाई गई है हाइड्रोक्लोरोक्विन को टेस्ट करने के लिए, जो कि एक कंट्रोवर्शियल एंटी मलेरिया ड्रग है जो कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ में किया जा रहा है। तो ये मॉरेटोरियम जो है वो इंडिया उसको एक्सेप्ट ना करे और अपना जो टेस्टिंग है उसको पॉज ना करे, जो कि एक प्रिवेंटिव के तौर पर यूज़ किया जा रहा है इस ड्रग को इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ ये बोला है कि जो इंडिया कर रहा है अपना स्ट्रिक्ट ट्रायल को और टेस्ट कर रहा है इस ड्रग्स के एफिकेसी को, ताकि इन्फेक्शन का जो कोरोना का वायरस जो है उसको भगाने के लिए काम करता है एसिम्प्टोमेटिक लोगों के अंदर जो हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर है वायरसेस के। तो अपना जो स्ट्रिक्टर ट्रायल है वो लगातार चालू रखिए, ऐसा WHO का कहना है। उसके अलावा ट्रायल्स के ऊपर WHO का क्या कहना है ओवर दी वर्ल्ड। सबसे पहले जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है HCQ, वो 4 ड्रग में से एक है जिसके कॉम्बिनेशन से ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, जिसको सॉलिडेरिटी ट्रायल बोला जा रहा है WHO के कोऑर्डिनेशन से। 400 हॉस्पिटल्स 35 देशों में से जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स के बेनिफिट्स को लेकर, अलग अलग वैक्सीन को लेकर या दवाइयों को लेकर, जैसे कि रेमडेसिविर, लोपिनाविर, रिटोनाविर, लोपिनाविर, रिटोनाविर, इन सब का इंटरफेरेंस होगा इंटरफेरॉन बीटा IA और हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ। तो इनका ट्रायल किया जा रहा है 35 देशों के 400 अस्पताल के अंदर, और इसके बेनिफिट्स किस तरह से आ रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स के, वो देखा जा रहा है। तो ये ड्रग्स है जो अदर देश के लिए काम आ रहा है, लेकिन ये वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोमिसिंग रिजल्ट दे रहे हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन को कम करने के लिए। WHO ने बोला कि इस ड्रग्स का अगर बेनिफिट लेना हो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट के जरिए, तो क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, यानी कि रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, RCT होना चाहिए इस हाइड्रोक्लोरोक्विन वैक्सीन का। और ये मोस्ट मेडिकली लेजिटिमेट अप्रोच रहेगा, जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को जो अननोन है एडमिनिस्ट्रिंग डॉक्टर के बारे में, उन पेशेंट्स को ड्रग्स दिया जाएगा और कुछ को ये ड्रग्स का कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाएगा, और इस प्रकार से रैंडमली ट्रायल किया जाना चाहिए ताकि रिजल्ट्स का बारे में पता चले, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता चले। लेकिन जो अभी रिजल्ट्स है स्टडीज़ के, या जो स्टडी अभी भी प्रोग्रेस के अंदर है और एक्टिवली रिक्रूट किया जा रहा है पेशेंट्स को, और कुछ स्टडीज़ ये बता रही है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा और पेशेंट्स को ग्रेट हार्म के अंदर रख रहा है। जो लेटेस्ट स्टडी यहाँ पर पब्लिश की गई थी मेडिकल जर्नल लैंसेट के अंदर, वहाँ पर ये बताया गया कि 96,000 हॉस्पिटलाइज्ड जो SARS-CoV-2 पेशेंट्स के लिए बना है 6 कॉन्टिनेंट के अंदर, वहाँ पर कोई भी बेनिफिट देखा नहीं गया, और इवन एडिशनल हार्म कर रहा है कार्डियक एरिथमिया को उन पेशेंट्स के अंदर जिसको HCQ का डोज दिया हुआ है। लेकिन ये जो रिजल्ट है वो क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर नहीं है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी के आधार पर बनाया गया है सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सो WHO यहाँ पर एडवाइस कर रहा है कि HCQ के ट्रायल को आप बंद ना करिए। जो सस्पेंशन है वो सिर्फ सॉलिडरिटी ट्रायल के ऊपर ही है। कई सारे प्रोफिलैक्सियल ट्रायल जो है जो HCQ को यूज कर रहे हैं वो ऑनगोइंग है और कुछ शुरू होने वाले हैं। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला HCQ को लेकर कि भले ही आप उसकी पोटेंसी प्रोफिलैक्टिक
के ज़रिए टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन RCT मेथड के थ्रू टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही एक जो है अच्छे से रिजल्ट देगा। और WHO लगातार बोल रहा है कि अगर बेस्ट वे ऑफ प्रूफ करना है कि एफिकेसी कितनी है इस ड्रग की, कितना प्रिवेंट कर रहा है या ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो तभी होगा जब अच्छे से कंडक्ट किया जाएगा रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल यानी कि RCT को। और बोल रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है वो हमेशा रिस्क के दायरे में ही रहेगी और कभी कभी मिसलीडिंग रिजल्ट भी आपको दे सकती है। अगर HCQ यानी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन के केस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है RCT के जरिए कि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी पर सवाल उठ रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट प्रोसीजर है हाइड्रोक्लोरोक्विन की एफिकेसी को चेक करने के लिए। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला कि अगर आपको प्रोफाइलेटिक के जरिए टेस्ट करना है फिर भी RCT मेथड ज़रूरी है। इसके अलावा स्वामीनाथन जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे ICMR के, वो बोल रहे कि ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है कि जो मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ को ट्रीट कर रहे थे इस हाइड्रोक्लोरोक्विन के ड्रग के ज़रिए वो फेल हुए, लेकिन वो इफ़ेक्टिव है प्रिवेंट करने के लिए कोविड-19 के पेशेंट्स को और वायरस को प्रिवेंट करने के लिए। इंडिया का स्टैंस क्या है, इंडिया क्या कह रहे हैं इन सब आर्ग्यूमेंट को लेकर? तो इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स है वो बता रहे हैं कि ये जो ड्रग है वो प्रिवेंटिव तौर पर यूज़ हो रहा है और हाइड्रोक्लोरोक्विन काफ़ी अच्छा ड्रग है और प्रिवेंट कर रहा है कोविड-19 को उन पेशेंट्स के अंदर जो हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन के अंदर है। और ये इंटरनल स्टडी के आधार पर बताया गया, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया गया कि ये जो ड्रग है वो एंटीवायरल प्रॉपर्टी को कैरी करता है। 4 मई को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने फॉर्मली पब्लिश किया क्लिनिकल ट्रायल के प्लान का अगेंस्ट ऑब्जर्वर ट्रायल, जो चेक करेगा 2000 डॉक्टर के द्वारा हेल्थ वर्कर के ऊपर और सैनिटाइजेशन वर्कर के ऊपर जो 5 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर अक्रॉस द इंडिया काम कर रहे हैं और अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी प्रोटेक्शन जब उनको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है HCQ के कोर्स को। कई सारी जो स्टडीज है ऑनगोइंग है इंडिया के अंदर और एविडेंस भी है कि जो ड्रग है वो प्रोफाइलैक्टिक के जरिए भी काम कर रहा है। साथ में इंडिया ने ये बोला कि रैंडमाइज ट्रायल करना यहाँ पर डिफिकल्ट है ड्रग्स को लेकर इंडिया के अंदर, जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। और बोला कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशनल डेटा भी है और जो डिटेल स्टडी है वो सून अभी आ जाएगी। और साथ ही साथ इंडिया कह रहा है कि रिस्क बेनिफिट को लेकर अभी हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन को हम इस समय पर डेनी नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर को जो बैटल कर रहे हैं कोविड-19 के अगेंस्ट में उनके लिए काफ़ी काम होता हुआ दिख रहा है, प्रिवेंट होता हुआ दिख रहा है। सरकार ने पिछले हफ्ते जो हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो यूज़ है वो पैरामिलिट्री के ऊपर, पुलिस पर्सनल के ऊपर यूज़ करना शुरू किया है, जो कोविड-19 के मैनेजमेंट में एंगेज्ड है और जो डायरेक्ट हेल्थ केयर के अंदर एंगेज्ड है, पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ में जुड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जो 3 सेपरेट स्टडीज़ है वो बेनिफिट लाता हुआ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक उसका डिटेल जो है पब्लिश नहीं किया है उस स्टडीज़ का। तो लास्ट में इंडिया ने क्या बोला कि जो वाइडली प्रिस्क्राइब किया जा रहा है प्रोफाइक्लेसिस के जरिए या तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एज वेल एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपुस के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है, इन सब के अलावा कोविड-19 के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, ऑफ पेशेंट है, इंडिया के अंदर ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है और 55 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और ग्लोबल अटेंशन भी इसका है जब से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी डिमांड की और इसके यूज़ के ऊपर इमरजेंस गेन किया और US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इसका इमरजेंस यूज़ किया जा रहा है। कंक्लूजन के तौर पर देखते हैं इंडिया की तरफ से क्या कंक्लूजन दिया गया है इस पूरे माजरे के ऊपर। तो बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है वो पिछले 4 डिकेड से कई सारे डिजीज़ के ऊपर यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन, इम्यून डिसऑर्डर को लेकर, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस, एरिथेमेटोसिस के ऊपर, कई सारे डिजीज़ के ऊपर यूज़ किया जा रहा है, मलेरिया के ऊपर। कुछ पेशेंट्स जो है वो लाइफ लॉन्ग थेरेपी के तौर पर 1 टैबलेट एवरीडे ले रहे हैं। आर्म फोर्सेस
क्विनाइन को ले रहे हैं मलेरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए कई सालों से। तो रीज़न यह है यहाँ पर, यह है कि जो कुछ लोग हाइड्रोक्लोरोक्विन के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल सीरियस साइड इफेक्ट्स को लेकर कर रहे हैं इस ड्रग के। और स्पेशल कंसर्न में बताया जा रहा है कि इसका असर जो है वो हार्ट पर पड़ रहा है। लेकिन फैक्ट इस मैटर का ये है कि ये जो ड्रग्स है वो एक्सट्रीमली सेफ है और कोई साइड इफेक्ट्स जो इसके है वो माइल्ड है या एक्सट्रीमली रेयर है। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि हाँ, किसी के अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको काफ़ी केयरफुल तरीके से इस ड्रग्स को लेना पड़ेगा। ये डॉक्टर यश गुलाटी ने बोला है अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ के न्यू दिल्ली में से। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो इंडिया का रिकवरी रेट है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, प्रेजेंटली 41.61% है। जो कोविड-19 की फैटेलिटी रेट है वो भी रिड्यूस हो रही है, 3.3% से 2.87 हो गई है, जो कि सबसे लोवेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के अंदर मेडिसिन के नाम आ सकते हैं, उसके अगेंस्ट कौन कौन से ट्रीटमेंट में वो यूज़ हो रही है। मेंस के अंदर ट्रायल्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्लिनिकल ट्रायल, ऑब्जर्वेशनल ट्रायल वगैरह, और उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है मेडिसिन को एक्यूरेट बताने के लिए। तीसरा एडिटोरियल है, पेज नंबर 6 से प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स, मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी में ये कवर होता है। तो कंटेक्स्ट क्या है कि जो प्रेसिडेंट है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, वो पॉलिटिकल स्वॉर्म्स के अंदर फंसे हुए 3 रिलेटेड फ्रंट्स के ऊपर, और किस तरह से चाइना एक डोमिनेंट सब्जेक्ट बन गया है यूएस पॉलिटिक्स के अंदर, बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं 2020 के अंदर। सो की हाइलाइट्स देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अभी डीपर पॉलिटिकल स्वॉर्म्स के अंदर या एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए 3 रिलेटेड फ्रंट्स के ऊपर। सबसे पहला तो है अमेरिका का जो डेथ टोल बढ़ रहा है कोविड-19 की वजह से, जो कि 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक लुक है वो भी गिरता जा रहा है, एक डीप रिसेशन के तौर पर, अगर डिप्रेशन नहीं तो पेंडेमिक के चलते कई सारे सेक्टर्स में इसका असर पड़ा है। और उसके मैनेजमेंट को लेकर दोनों क्राइसिस को किस तरह से यूज़ करेंगे, और काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है डेमोक्रेट्स की तरफ से, जो उसका अपोजिशन पार्टी है, बिकॉज 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आ रहा है साथ में। तो इन सारे तीनों पॉलिटिकल हैज़ार्ड्स को अगर कोई लिंक कर रहा है तो वो है चाइना। पेंडेमिक फ्रंट के अंदर ट्रंप ने रेगुलरली ट्वीट करते हुए बताया है कि जो इफेक्ट है नोवेल कोरोना वायरस का, उसको बताया गया कि ये चाइनीज़ वायरस है। और उसके अलावा जो टॉप ऑफिशियल्स है, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पे, उन्होंने भी अनसब्सटेंशिएटेड सजेशन दिया और बोला कि जो वायरस है वो वुहान की लैब से लीक हुआ है। बीजिंग में भी इसके रिस्पॉन्स में बोला है कि जो वायरस है वो यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ है और अमेरिका के द्वारा यहाँ पर लाया गया और फिर यहाँ से वायरस फैला है। तो ये जो है टिट फॉर टैट चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में। इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर रहे हैं तो 2019 से ट्रेड वॉर चल ही रहा है वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में, और साथ ही साथ दोनों ने एक पैक्ट भी साइन किया जहां पर लोअर टैरिफ और ट्रेड कंसेशन की भी बात हो रही है चाइना और यूएस के बीच में। लेकिन जो पेंडेमिक है इस प्रोसेस को बैक करते हुए दिखाई दे रहा है, और कोई भी साइड्स का मूड नहीं है, यानी यूएस और चाइना का मूड नहीं है कि कंसेशन दिया जाए और जो मिलियंस ऑफ जॉब लॉस हुए यूएस और चाइना के अंदर उसकी रिकवरी की जाए। तीसरा फैक्टर जो है वो है प्रेसिडेंशियल पोल नवंबर का 10। यहाँ पर जो प्रेजम्पटिव डेमोक्रेटिक के नॉमिनी और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, वो लगातार कई महीनों से अटैक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ के लेकर और उनके जो भी मैनेजमेंट है कोविड-19 को लेकर, उसके खिलाफ यहाँ पर बोला जा रहा है और ट्रंप के ऊपर हमला किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है ट्रंप है वो स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा है वार्निंग सिग्नल्स के जरिए, जो वुहान से वायरस आया है उसके ज़रिए, और लॉकडाउन को भी रिलेक्टेंट कर रहे थे। कई सारे लोग अभी उसके चपेट में आ गए हैं। जो प्रो ट्रम्प कैंपेन वाले हैं वो बोल रहे हैं और लेबल दिया बिडेन को कि ये बीजिंग बिडेन है, और बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स वालों के लिए टफ चॉइस है कि या तो वो अटैक करे या तो डिफेंड करे चाइना को। अगर बिडेन ने कुछ भी किया तो वो ओपन हो जाएगा अपने आप में कि उनका पॉलिटिकल अटैक किस तरह से, किसकी साइड में वो है, यूएस की तरफ है, चाइना की तरफ है, वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं कि वहाँ पर एक थर्ड वे भी है, यानी कि अगर बिडेन स्टेप बैक लेता है
तो यहाँ पर कुछ एनालिसिस्ट बता रहे हैं कि ये पोटेंशियल न्यू कोल्ड वॉर होगा। किसके आधार पर? कि कोई भी साइड जो है वो स्टैंड नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा क्यूमुलेटिव टैली जो हो रहा है इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, उसके गेन को लेने के लिए, उसके रिजल्ट्स को लेने के लिए। तो इस तरीके से जो बिडेन है ना ही सिर्फ एवर्ट करेगा दोनों देशों के क्लैशेस को, लेकिन साथ ही साथ जीत जाएगा इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी को लेकर, इंडिपेंडेंट को लेकर, अनडिसाइडेड वोटर को लेकर यूएस के अंदर, जो डिसिसिवली इंपॉर्टेंट होगा सिक्योर करने के लिए इलेक्शन विक्ट्री को। यानी कि ये फ़ायदा उठा सकते हैं दो देशों के बीच के तनाव का और ट्रम्प के जो अनयूजुअल पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठाकर। तो ना ही सिर्फ चाइना और यूएस, जो वर्ल्ड है एट लार्ज, उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है अगर बिडेन इस तरह से अपना जो थर्ड वे है उसको चुनता है, यानी कि स्टेप बैक लेकर न्यू कोल्ड वॉर एरा के अंदर डिस्क्राइब कर रहा है पोटेंशियल को। तब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, यूएस चाइना कोल्ड वॉर को लेकर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 6 से, लीड आर्टिकल है, पॉलिटी के अंदर आएगा ये और एथिक्स में भी पूछा जा सकता है। ओवरव्यू के बारे में बता देता हूँ, मैं इसको डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, एकदम ईजी लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है। तो इस आर्टिकल के अंदर ऑथर बात कर रहा है आइडियोलॉजी को लेकर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, जो नेहरू और पटेल क्या चाहते हैं सेक्युलरिज्म को लेकर, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है ऑथर के द्वारा कि जो नेहरू और पटेल की आइडियोलॉजी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू के ऊपर है, यानी कि सेक्युलरिज्म के ऊपर ही अलग अलग व्यू पॉइंट देता हुआ है। तो जो पूरा आर्टिकल है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से आफ्टर इंडिपेंडेंस चीज़ें हुई है सेक्युलरिज्म को लेकर, माइनॉरिटी और मेजोरिटी के पॉलिसीज़ को लेकर, हिंदू कोड बिल को लेकर या जम्मू कश्मीर के स्टैंड को लेकर, तो उसके बारे में बताया हुआ है। और कंक्लूजन में ये भी बताया गया कि ऑथर के द्वारा कि जो नेहरूवियन आइडियोलॉजी है वो अभी एसेंशियल हो सकती है आज के ज़माने में, अगर आपको कम्युनलिज्म से सही से फाइट करना हो। और कम्युनलिज्म को यहाँ पर डार्क फोर्स की तरह बताया गया है कि जो कम्युनलिज्म का डार्क फोर्स है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए नेहरूवियन आइडियोलॉजी यहाँ पर काम आ सकती है और सोशल हार्मनी को बढ़ावा दे सकती है। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो अलग अलग आइडियोलॉजीज के टर्म्स को लेकर आ सकता है, जैसे कि सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म एटसेट्रा। तो ये आपको पॉलिटिकल थियोरी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा 11th स्टैंडर्ड की। मेंस के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप हो सकता है कि नेहरूवियन आइडियोलॉजी कंटिन्यू टू रिमेन एसेंशियल इवन टुडे टू फाइट अगेंस्ट द डार्क फोर्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड टू किंटल द लाइट ऑफ सोशल हार्मनी डिस्कस। तो इस आर्टिकल का आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो एक बार आप इस आर्टिकल से वाकिफ हो जाइए बाय गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 7 से, पॉलिटी के अंदर ये कवर होता है। कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि पेंडेमिक के चलते, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंजर्ड हुई है और इसमें इंडियन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के फंक्शनिंग में भी इंजरी हुई है, ऐसा बताया गया है इस आर्टिकल के जरिए। बैकग्राउंड देख लेते हैं तो इंडियन जुडिशरी है, उन्होंने अपना काम लिमिट कर दिया है हियरिंग का और बोला है कि सिर्फ अर्जेंट मैटर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग इसकी सुनवाई करेंगे पेंडेमिक के चलते। और इस तरह से जो फंक्शन ऑफ कोर्ट है उसको बताया गया है कि ये अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कोर्ट का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे बढ़ सकते हैं, सारे हियरिंग को लेकर अपना नॉर्म्स बना सकते हैं। लेकिन ऑथर ने बोला कि ऐसा कोई भी मूव करेंगे उससे पहले आपको रिवैम्प करना पड़ेगा प्रोसीजरल लॉ को, नहीं तो उसके बिना ये सब पॉइंटलेस रह जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं एग्जिस्टिंग जुडिशरी के अंदर और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी इस आर्टिकल के अंदर बताया गया और बोला कि इस तरह से रिफॉर्म्स कर सकते हैं। पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट को लेकर फॉर प्रोसीजरल मैटर। तो यहाँ पर ये बताया कि जो सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वो सिग्निफिकेंट टाइम दे रही है डेली प्रोसीजिंग को लेकर, केसेस को लेकर, यानी कि जहाँ पर एडजर्नमेंट बार बार लेना पड़ रहा है प्रोसीजरल मैटर को लेकर, जैसे कि रिप्लाइज को फाइल करना, सबूत इकट्ठा करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये बताया जा रहा है कि उस केस को लिस्ट नहीं करो जब तक वो सारे ही डॉक्यूमेंट को फाइल ना कर दे स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर और हर एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कंपाइल्ड ना हो जाए तब तक। और साथ ही साथ बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनफ होगा इस चीज़ को इनेबल करने के लिए।
ये लिस्टिंग जो है वो कोर्ट के आगे पहले ही करनी पड़ेगी अगर आपको अर्जेंट इंटरिन करवाना हो कोर्ट के ज़रिए। और इसके लिए जो मैटर है, जब तक वो पेंडिंग प्रोसीजर कंप्लीशन में रहेगा तो उसको वेरिफिकेशन के अंदर डाल दीजिए। अर्जेंसी के अंदर करवाना हो तो जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा या तो जज के ओरल या रिटर्न एप्लीकेशन के लिए। दूसरा स्पेसिफिक इंटरवेंशन के बारे में बताया गया है कोविड-19 के चलते, और बोला कि जब कोर्ट रीओपन होगी तो कई सारे फ्रेश केसेस आएंगे और ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस को ही आर्ग्यूमेंट के लिए लिया जाएगा, और ये सफिशिएंट नोटिस के द्वारा किया जाना चाहिए बार एसोसिएट्स के मदद से। इससे ये इंश्योर होगा कि कोर्ट रूम के अंदर जो है वो क्राउड इकट्ठा ना हो, यानी कि बार एसोसिएशन के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा एडजमेंट का और उसका स्टांस वगैरह सब क्लियर किया जाएगा, नंबरिंग दिया जाएगा और एक सर्कुलेशन भी जारी किया जाएगा, लिस्ट दिया जाएगा एडवांस के अंदर, ताकि जो एडवोकेट्स है उनको इनफ टाइम मिल जाए टू टेक इंस्ट्रक्शन अपने क्लाइंट से और अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखे कोर्ट्स के समक्ष प्रेजेंट करने से पहले। दूसरा प्रॉब्लम है ओवरबर्डनिंग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर स्पेशल लीव पिटीशन को लेकर। आर्टिकल 136 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लोगों को इनेबल करता है कि वो पिटीशन फाइल कर सकता है कोई भी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि अगर कोई ट्राइब्यूनल ने जजमेंट पास किया है तो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं पिटीशन फाइल करके। तो एपेक्स कोर्ट जो है वो इस स्पेशल लीव को ग्रांट देती है अगर पिटीशन कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का, या तो जो जजमेंट आया है वो स्पेशल परवर्स का हो, स्पेशल कैटेगरी का हो और उसका जो इंटरफ्रेंस है वो सही से ना किया गया हो नीचे की कोर्ट से। तो इस प्रोविजन को काफ़ी अब्यूज़ किया जा रहा है पिछले कई सालों से, बिकॉज ये क्या कर रहा है, कोर्ट को ओवरबर्डन कर रहा है, कोर्ट के डॉकेट को ओवरबर्डन कर रहा है। कई सारी रिपोर्ट ये बता रही है कि जो SLP है वो 60 to 70% है कोर्ट के डॉकेट के अंदर, और इसमें से 80 to 90% की जो SLP है उसको डिसमिस किया जाता है कोर्ट के ज़रिए, और सिर्फ 10 to 20% के केस को रेज किया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ के आधार पर। और इन सब में काफ़ी सारा जो टाइम है वो सुप्रीम कोर्ट का जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इंटेंड नहीं किया कि ये कोर्ट ऑफ अपील होगा, और इस तरह की अपील को ये बार कर रहा है स्पेशल स्टेटस को लेकर। और हाई कोर्ट जो है वो यूजुअली इसके लिए बना है जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है किसी भी पिटिशंस को लेकर, लेकिन जो करंटली SLP है वो ट्रीट किया जा रहा है एज अ लास्ट राउंड ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर, इसलिए वहाँ पर इनका डॉकेट जो है वो फुल हो जा रहा है। सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है, टू डू अवे विथ इमीडिएट एंड ओरल हियरिंग ऑफ SLP। जो इमीडिएट ओरल हियरिंग है SLP का उसको हटा दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 है उसको अमेंड करिए, और एक स्ट्रक्चर बनाइए प्री हियरिंग का SLP के लिए। हर एक SLP एक्कम्पनीड किया जाएगा एप्लीकेशन के द्वारा ओरल हियरिंग के लिए, और वो डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा पहले और बाद में चैम्बर्स के द्वारा। इसको हेल्प करने के लिए कोर्ट जो है वो कैडर ऑफ जुडिशियल रिसर्च असिस्टेंट्स की मदद ले सकता है, जो क्वालिफाइड लॉयर्स के अंदर ही सिलेक्ट किया जा सकते हैं। जो रिसर्च असिस्टेंट है वो हर एक SLP के थ्रू जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर डिस्कस करेगा, जो आर्टिकल 136 के चलते पिटीशन आ रही है उसको। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट मे एंड मे नॉट अलाउ एप्लीकेशन फॉर ओरल हियरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ओरल हियरिंग के लिए एप्लीकेशन को शायद ला सकता है, नहीं भी ला सकता है। ये किसके आधार पर होगा कि क्या ये लॉ ऑफ मेरिट के इंटेंशन के अगेंस्ट में है या नहीं है, या लॉ ऑफ अटेंशन मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। तो उसी के ही SLP को ओरल हियरिंग के लिए परमिशन मिलेगी। वो SLP जिस पे लॉ के बारे में कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया गया या तो सिली वाला है तो उसको डिसमिस किया जाएगा ओरल हियरिंग के बिना ही, और उसके अलावा एसोसिएटेड पेनल्टी भी लगाई जाएगी ताकि सिर्फ मेरिटोरियस SLP ही जुडिशियल अटेंशन को गेन कर सके और फालतू की जो SLP है वो फाइल ना हो। तो ये मेथड जो है वो रिड्यूस करेगी पेंडेंसी को, जो एक्सपोनेंशियली
सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी अवेलेबल है और उसका जो सिस्टम है वो फ्री हो जाएगा, केसेस कम हो जाएंगे और सिर्फ उसी मैटर का हियरिंग होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन के बारे में केसेस आए हुए हैं उसी का ही। तीसरी प्रॉब्लम है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर ऑफ फिलिंग रिप्लाईज टू अपील। तो यहां पर स्टैट्यूटरी अपील्स के अंदर भी या उस अपील के अंदर जहां पे लीव ग्रांट किया गया है एसएलपी के जरिए, तो कोर्ट इन सब से दूर हो सकता है बाय सिस्टम ऑफ फिलिंग रिप्लाई और रीजॉइंट करना कुछ रिप्लाई से। यानी कि जो टाइम कंज्यूम हो रहा है रिप्लाई फिल करने के लिए, तो इन सब से कोर्ट जो है वो दूर हो सकता है। तो किस तरीके से हो सकता है? हर एक केस वो डिसाइड किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफ सबऑर्डिनेट के आधार पर, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो भी रिकॉर्ड दिया उसके आधार पर ही केस डिस्कस किया जाएगा। कोई न्यू आर्ग्यूमेंट फैक्ट्स के जरिए पर यहाँ पर नहीं लिया जाएगा कोर्ट के समक्ष, और जो सिस्टम ऑफ फिलिंग है वो एडिशनली प्लीड किया जाएगा, यानी कि जो एडिशनल प्लीड करना है उसको अननेसेसरी गिना जाएगा इस प्लीडिंग के अंदर, बिकॉज ये नई एडिशनल प्लीड क्या कर रही है, जो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने रिकॉर्ड दिया हुआ है उसको स्प्लिट कर रही है, तो ये टाइम कंज्यूम कर रही है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। मोस्ट ऑफ जो अपील्स है उसको जजेस के द्वारा या तो जो रिसर्च असिस्टेंट है चैम्बर के द्वारा उनके द्वारा सॉल्व किया जाएगा, और कुछ ही अपील उनको ग्रांट मिलेगी हियरिंग के लिए जहाँ पर जजों की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो अबोव मैकेनिज्म है वो इंश्योर करेगा कि कोर्ट जो है वो ओरल हियरिंग से दूर चला जाएगा और रिटर्न सबमिशन के तरफ मूव होता हुआ दिखेगा इस रिफॉर्म्स के जरिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो कोर्ट का क्या प्रॉब्लम्स है और क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं यहाँ पर बताया जाएगा। एक ओवरव्यू की यहाँ पर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले प्रॉब्लम बताया कि फ्रीक्वेंट एडजमेंट जो हो रहा है प्रोसीजरल मैटर में, तो उसका जो एडजमेंट वगैरह है तो केस में सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ही आगे आइए और इसके लिए वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ेगा ताकि कोर्ट के अंदर फ्रीक्वेंट एडजमेंट ना हो। दूसरा प्रॉब्लम ओवरबर्डनिंग इस लिटिगेशंस का, पिटिशंस का, तो पिटिशंस को भी बोला कि फिल्टर आउट कर लीजिए और जो स्पेसिफिक मैटर लॉ के ऊपर है उसी को ही आगे ओरल हियरिंग के लिए लिया जाए, और इसके लिए मदद भी ले सकता है जुडिशियल रिसर्च असिस्टेंट के कैडर की। तीसरा है टाइम कंज्यूमिंग, जो रिप्लाई फिल कर रहे हैं और जो अलग अलग अपील आ रही है उसमें काफ़ी टाइम जा रहा है, और बोला गया कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस आया हुआ है और उसके अंदर जो फैक्ट्स रिप्रेजेंट किए गए उसी को ही हम लोग लेकर आगे फैसला सुनाएंगे, नया कोई एडिशनल प्लीडिंग नहीं लेंगे, इसमें टाइम बहुत जा रहा है। और ये जो सारी अपील्स है उसको जज या रिसर्च असिस्टेंट्स पहले चैम्बर में देखेंगे और जो ज़रूरी होगा उसी को ही जज अपना क्लैरिफिकेशन देंगे। और साथ ही साथ बोला कि इससे ये इंश्योरमेंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट ओरल हियरिंग से अभी रिटर्न सबमिशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि पहले रिटर्न कार्यवाही होगी और वहीं से मामला खत्म कर दिया जाएगा। डेटा पॉइंट की बात करते हैं पेज नंबर 7 से, तो यहाँ पर बात हो रही है टेस्ट केस को लेकर। तो 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स है, जहाँ पर गुजरात का एक यूनिक पैटर्न है जहाँ पर स्टेडी डेली केस बढ़ते ही जा रहे हैं मई से। तो जिस तरीके से केस के लोड बढ़ रहे हैं तो जो स्टेट का टेस्टिंग पर कंफर्म्ड केस है वो रिमेन लो ही, यानी कि टेस्टिंग वहाँ पर कम ही हो रहे हैं। तो गुजरात को अपना टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा इस आउटब्रेक के जरिए। तो यहाँ पर रेड कलर के अंदर है वो डेली केसेस है और जो ब्लू है वो डेली केसेस है, सॉरी ब्लू डेली टेस्ट है और ऊपर वो है केसेस है। गुजरात के अंदर देखिए डेली केस जो है वो लगातार कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और टेस्टिंग जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर चल रहा है टेस्टिंग और केसेस का मामला, दिल्ली में भी यहाँ पर देखिए जो मामले हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, टेस्टिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, और तमिलनाडु बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। टेस्ट ऑन लो की बात कर रहे हैं तो जो पहला ग्राफ है वो बता रहा है कि उन स्टेट्स के बारे में जो हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शंस के कारण और टेस्टिंग भी कर रहे हैं, यानी कि पहले ग्राफ में एवरेज टेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है
हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शन के ज़रिए, और गुजरात जो है वो लगातार दिख रहा है मई 7 तक उसका टेस्टिंग अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन बाद में रिड्यूस हो गया मई 8 से 18 तक, और उसके बाद स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। एमपी दिल्ली जो है और गुजरात के साथ साथ लो नंबर ऑफ टेस्टिंग में इंक्लूड है और हाई केस लोड में इंक्लूड है। दूसरा जो ग्राफ है बता रहा है टेस्ट पर केसेस, यानी कि कितने टेस्ट केसेस के मुकाबले किया जा रहा है, तो गुजरात उसमें लो ही है बाकी स्टेट्स के मुकाबले, और उसके बाद में महाराष्ट्र दिल्ली भी लो है। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड को पॉज करके इस ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे कि स्टेट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है कोविड-19 क्राइसिस को लेकर और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। यहाँ पर आप हेडलाइंस को देख सकते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में आप दूसरे कौन से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपका कोई फर्दर डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।